As we know, societies, cluster of peoples and gathering of groups. व्यक्ति अपने जीवन काल की हर एक अवस्था में किसी न किसी ग्रुप का मेंबर बन के जरूर रहता है और उससे सीखता रहता है। उसकी जरूरतों को वो ग्रुप पूरा करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रुप। मीनिंग ऑफ ए ग्रुप। A psychological group may be defined as two or more person who meet the following condition। जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करते हो उसी को एक साइकोलॉजिकल ग्रुप पे काउंट किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज द रिलेशन अमंग द मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट। जो ग्रुप के मेंबर्स है उनके बीच में जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे पर आश्रित होना चाहिए। वो किसी भी पर्पज को, गोल को मिलकर पूरा करे, एक दूसरे की सहायता से पूरा करे। अगर ऐसा रिश्ता उनमें है जहां पर एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता हो, आगे लेके चलता हो, तो वो होना जरूरी है। सेकेंड वन इज द मेंबर शेयर इन आइडियोलॉजी। एक विचारधारा, ए सेट ऑफ बिलीफ या ए वैल्यू और नॉर्म्स जो उनके म्यूचुअल कंडक्ट को, जो उनके साझा पारस्परिक आचरण है उनको रेगुलेट करते हो, नियंत्रित करते हो, वो भी होना वहां पे जरूरी है। ऐसी विचारधारा या ऐसे नॉर्म्स का होना वहां पे जरूरी है। अगर वो वहां पे है और व्यक्तियों का जो मेंबर्स का आपस में रिलेशन है वो इंटरडिपेंडेंट है, तभी करेज एंड ऑल यानी करेज और उसके साथियों के अकॉर्डिंग उसको एक साइकोलॉजिकल ग्रुप माना जा सकता है। नेचर ऑफ ए ग्रुप, इट इज ए सोशल यूनिट, सामाजिक इकाई है। जैसा कि हमने कहा, समाज, सोसाइटी इज ए गैदरिंग ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप से मिलकर ही समाज बना है और समाज की एक इकाई है कोई भी ग्रुप। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने जरूरी है। और जो आपस में इंटरेक्ट भी करते हो, अंतःक्रिया भी करते हो, बातचीत भी करते हो, चाहे वो डायरेक्ट हो यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो उनका, या इनडायरेक्ट फॉर्म में हो किसी भी प्रकार से। जैसे आजकल व्हाट्सएप पर ग्रुप बन जाते हैं, फिजिकली या फेस टू फेस एक दूसरे से मिलना जरूरी नहीं होता, ऐसा इंटरेक्शन भी हो सकता है। कोई ना कोई लक्ष्य उस ग्रुप का जरूर होना चाहिए जिसको लेकर वो सभी चल रहे हो। और जो ग्रुप्स के मेंबर का रिलेशन है, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, वो इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। ईच वन इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द अदर्स, यानी कि ग्रुप का हर एक मेंबर दूसरे मेंबर्स के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, एक सहायक होना चाहिए, ताकि वो अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनके रोल्स और उनका स्टेटस है, यानी कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो भी उनका स्थिति है, वो पहले से डिफाइन होती है, परिभाषित होती है। सेल्फ डेफिनेशन एज ए ग्रुप मेंबर्स, व्यक्ति अपने आप को ग्रुप के मेंबर के रूप में डिफाइन करता है, खुद डिफाइन करता है कि मैं उस ग्रुप का मेंबर हूं, और दूसरे व्यक्ति भी उसको उस ग्रुप के मेंबर के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, उसको मान्यता देते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप, यानी कि यहाँ पर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के आधार पर ग्रुप को कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकरण इनका किया गया है। प्राइमरी ग्रुप वो होता है जिस ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, सदस्यों के बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग या सहानुभूति की भावना ज्यादा होती है, जहां पर सदस्यों की संख्या ज्यादा नहीं होती, जहां पर सदस्य एक दूसरे के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करते रहते हैं, जहां पर सदस्यों की आपसी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो इजीली पूरी हो जाती है। ऐसे समूह को प्राइमरी यानी कि प्राथमिक समूह माना जाता है। इसमें अपना परिवार सबसे पहले नंबर पे आता है, फिर आस पड़ोस आ गया, उसके बाद बच्चे का जो एक प्ले ग्रुप बनता है वो इसमें शामिल हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्रुप की। सेकेंडरी द्वितीय, जिसका दूसरा स्थान है, जहां से व्यक्ति की दूसरी अदर आवश्यकताएं पूरी होती है। वो कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहां पर कोई व्यक्ति कार्य करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है जहां पर वो एक कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य करता है। उसका स्ट्रक्चर है, उसका जो साइज है ग्रुप का बहुत बड़ा होता है। एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन इतना ज्यादा, इमोशनल कनेक्शन वहां पे नहीं होता, एक दूसरे में कोऑपरेशन की भावना इतनी ज्यादा नहीं होती। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए या पूरे ग्रुप को इम्प्रूव करने के लिए उनके टारगेट को लेकर वो चलते हैं। औपचारिक, जहां
ग्रुप के स्ट्रक्चर की बात है, उसको बनाने के पीछे कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी वहां पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज एक प्रकार से फॉर्मल ग्रुप है जो समाज में एजुकेशन देने के लिए, एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, ताकि ग्रुप यानी समाज में कि हर एक व्यक्ति तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सके। इसमें अपना एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें एक प्रिंसिपल होता है, बहुत सारा टीचिंग स्टाफ होता है, बहुत सारा नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास बनाई जाती है, एक टाइम टेबल होता है, पूरा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इस फॉर्मल ग्रुप के अंदर भी कुछ इनफॉर्मल ग्रुप बन जाते हैं। हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक टीचर जिनका इंटरेस्ट कॉमन हो, एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करें, डिस्कस करें कैसे बच्चों के एजुकेशन को, लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो एक इनफॉर्मल ग्रुप इसके अंदर भी बन सकता है। हो सकता है कि बच्चों का ही एक अपना इनफॉर्मल ग्रुप बन जाए, जहां पर उनमें कोई फॉर्मेलिटी ज्यादा किसी प्रकार की ना हो, सोशल एक्टिविटी वो मिलकर या कोई भी फन एक्टिविटी मिलकर वो करना पसंद करे, या कोई एक पर्पज या एक कॉमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो डिस्कस करे कि कैसे हम अपनी स्टडी को, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रुप बनेगा वो इनफॉर्मल ग्रुप होगा। उसमें जो एक दूसरे के प्रति कनेक्शन होगा, कनेक्टिविटी होगी, वो प्राइमरी ग्रुप की तरह ही होगी, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी सेकेंडरी ग्रुप की तरह। थर्ड वन इज इन ग्रुप वर्सेज आउट ग्रुप। इन ग्रुप, यहां पर एक प्रकार से वी फीलिंग की बात हो रही है, हम भावना। कुछ ग्रुप ऐसे भी है समाज में जहां पर इन ग्रुप यानी कि वी फीलिंग होती है, हम भावना होती है कि वो मेरे ग्रुप का मेंबर है, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, और बहुत सारे पैमाने समाज में है जिसके आधार पर बहुत सारे ग्रुप समाज में बने हुए हैं, जहां पर अगर कोई सदस्य उनके ग्रुप से रिलेटेड है तो वहां पर वी फीलिंग पाई जाती है कि वो मेरे ग्रुप का मेंबर है। अगर कोई दूसरे ग्रुप का मेंबर है यानी कि अपोजिट ग्रुप का मेंबर है तो वहां पर एक परायेपन की फीलिंग, भावना वहां पर होती है। एक्सीडेंटल वर्सेस पर्पजिव ग्रुप। एक्सीडेंटल, अचानक से कोई बना हुआ ग्रुप। सर्दियों का सीजन चला हुआ है, आप कहीं पर शॉपिंग करने के लिए गए हुए हो, आपको कोई जैकेट पसंद आ गई, लेकिन जैकेट पे ऑफर है कि अगर 3 खरीदोगे तो उसके साथ आपको इतने % छूट आपको मिलेगी। तो आपने देखा कि 2 व्यक्ति और वहां पे खड़े हैं जो भी, वो भी जैकेट की ही बात कर रहे, आपने उनसे बात किया, उनसे बात करने के बाद आप लोगों ने, तीनों ने मिलकर निर्णय लिया कि इन तीनों जैकेट को हम ले लेते हैं, एक एक को बांट लेंगे और जो भी अपना पैसा काउंट्री उसमें बनेगा वो दे देंगे। तो उसके आधार पर जो कॉमन इंटरेस्ट आप लोगों का बना, उसी के आधार पर जो आप लोगों ने उसी टाइम डिसीजन लिया और अचानक से एक ग्रुप बना और आप लोगों ने जो अपना पर्पस था और जो कॉमन इंटरेस्ट था वो पूरा किया। तो इस प्रकार का जो भी ग्रुप जब भी बनता है वो होता है एक्सीडेंटल ग्रुप। पर्पजिव ग्रुप, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए समाज में बनाया जाता है, जिस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी है सोसाइटी में, वो किसी न किसी पर्पज के लिए, यानी कि एजुकेशन को सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना, उसके लिए बनाया गया। कोई भी फैक्ट्री हो सकती है किसी भी प्रोडक्शन की, वो किसी न किसी पर्पज के लिए वहां पे बनाई गई है, उसका पर्पज पहले से डिसाइड होता है जिसको पूरा करने के लिए। इंक्लूसिव वर्सेस एक्सक्लूसिव ग्रुप। इंक्लूसिव, समावेशी समूह, जिसमें स्पेशलाइजेशन के आधार पर व्यक्ति उस ग्रुप का मेंबर हो जाते हैं। टीचर्स का अपना एक ग्रुप हो सकता है, स्टूडेंट्स की अपनी एसोसिएशन हो सकती है, एडवोकेट्स का अपना एक ग्रुप हो सकता है। इंक्लूड उसी को करेंगे जिसमें वो स्पेशलाइजेशन, वो क्वालिटी होगी, और वही व्यक्ति उस ग्रुप का मेंबर बनते हैं। एक्सक्लूसिव, डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, उसके अलावा जो भी ग्रुप है वो एक्सक्लूड हो गए। टीचर्स का अपना ग्रुप है, उसके अलावा, टीचर्स के अलावा जो भी है वो एक्सक्लूसिव, अनन्य ग्रुप में शामिल हो गए। तो एक प्रकार से स्पेशलाइजेशन के आधार पर भी ग्रुप का जो है निर्धारण होता है। मेंबरशिप वर्सेस रेफरेंस ग्रुप। जिस भी ग्रुप के आप मेंबर हो, जिस ग्रुप की सदस्यता आपको मिली है, उस ग्रुप को यहाँ पे बताया गया है मेंबरशिप ग्रुप। वर्सेस रेफरेंस ग्रुप, जिस ग्रुप के साथ आप कंपैरिजन करते हो, जिस ग्रुप के मेंबर्स के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो, वो होता है रेफरेंस ग्रुप। टीचर्स
दूसरे टीचर्स के ग्रुप को देख के अपने आप को इवेलुएट कर सकता है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स को देख के अपने आप को इवेलुएट कर सकता है। एक व्यक्ति दूसरी फैमिली को देख के अपने आप को इवेलुएट कर सकता है। वो किसी भी आधार पे जो भी इसमें जहां जिस भी ग्रुप को देखकर इवेलुएट किया जाएगा वो वहां पे एक रेफरेंस ग्रुप होगा। अपनी आजीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। बंजारा प्रजाति एक ऐसी है। ऐसे ग्रुप भी सोसाइटी में है जिनको मोबाइल ग्रुप के अंदर काउंट किया गया है। इमोबाइल ग्रुप जो स्थिर है, एक जगह पे रह के ही अपनी आजीविका कमाते हैं, ऐसे समाज में समूह जो भी होते हैं उनको इमोबाइल ग्रुप में काउंट किया गया है। स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ब्रूस टकमैन एंड हैरी एंड जेनसन के अकॉर्डिंग 5 स्टेजेस में किसी भी ग्रुप का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। सबसे पहले फॉर्मिंग स्टेज, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टारगेट आता है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप का निर्माण होना शुरू होता है, लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। उसके बाद ग्रुप बन जाता है, जब उसमें स्टॉर्म आता है, एक तूफान आता है, ग्रुप के अंदर ही गुट बन जाते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के, तो वो गुटों में टकराव होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर टकराव को, उस स्टॉर्म को रोकने के लिए नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं। किसी भी ग्रुप के लिए अपने अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे दी जाती है, स्टेटस डिटरमाइन किए जाते हैं, और फिर जब रोल रेगुलेशन बना दिए जाते हैं उसके आधार पर वो ग्रुप परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जो टारगेट उसको मिला होता है, जिस लक्ष्य के लिए वो खड़ा हुआ होता है, उसको पूरा करने के लिए वो ग्रुप लग जाता है, उसको परफॉर्म करता है, अचीव करता है, और लास्ट में ग्रुप को एडजॉर्निंग कर दिया जाता है, उसको स्थगित कर दिया जाता है, जिससे वहां ग्रुप के मेंबर्स के बीच में एक प्रकार से मॉर्निंग स्टेज जिसको बोला जाता है, दुख भी हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे से अब ग्रुप में जो इकट्ठे रहे इतने दिनों तक उनको अलग होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसान आंदोलन अभी चला, उनके सामने टारगेट था जो भी बिल पास किए गए उनको वापस सरकार को लेने के लिए दबाव बनाना। लोग वहां इकट्ठे हुए, एक ग्रुप वहां पे बना, पहली स्टेज। फिर ग्रुप के अंदर गुट बन गए, कई सारे लीडर हो गए, उनके बीच में टकराव होना शुरू हुआ। फिर वो सारे इकट्ठा हुए, बातचीत हुई, कुछ लीडर डिसाइड किए गए सभी ग्रुप के, और छोटे छोटे ग्रुप जो बने थे उनके जो लीडर थे वो आपस में बातचीत करके उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए। जो ग्रुप्स के मेंबर थे उनको कुछ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे दी, उसके आधार पर उस ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया। और परफॉर्म जो बिल वापसी का उनका सबसे बड़ा टारगेट था कि सरकार उसको वापस ले, बिलों को सरकार ने उन बिलों को वापस लिया, उन ग्रुप का टारगेट पूरा हुआ। ग्रुप का जैसे ही टारगेट पूरा हुआ वो ग्रुप एडजॉर्निंग स्टेज में पहुंचा, उसको स्थगित किया गया, लोग घर की ओर वहां से आना लोगों ने शुरू किया। जैसे ही घर की ओर वो आ रहे थे तो उनमें खुशी भी थी कि एक दूसरे के साथ रह के मिल के उन्होंने एक कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है। बिल वापसी का जो उनका मुद्दा सबसे बड़ा था उसको सरकार ने वापस ले लिया। एक खुशी के साथ साथ उनमें एक दुख की भावना भी थी, एक शोक भी था, एक परेशानी भी थी, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ इतने लंबे समय तक रहे, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड हो गए, उसके बाद एक दूसरे से अलग होना पड़ रहा था। अब स्वाभाविक था कि घर जाने के बाद, जाने कितने दिनों के बाद एक दूसरे से बातचीत होगी, वो जो सारे मिलकर वहां पे एक एंजॉय चला हुआ था साथ में, संघर्ष के साथ साथ, वो उस एंजॉय, उस संघर्ष के दौरान जो उनके कुछ यादें वहां पे इकट्ठा हुई, वो यादें ही यहाँ पर बच जाएगी, ये उनके जहन में वहां पे था। तो एक मॉर्निंग स्टेज में वहां पर फिर वो ग्रुप था। तो ब्रूस टकमैन एंड हैरी एंड जेनसन के अकॉर्डिंग 5 स्टेजेस से जब भी कोई नया ग्रुप बनता है तो होके निकलता है। You have any question, any query regarding this topic, you can ask me. आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर कुछ भी ऐसा क्वेरी आती है जिसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, हम जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।